Big tense, and today we shall discuss a very important topic, verb. What do you mean by verb? Verb से हम क्या समझते हैं और verb जो टॉपिक है कौन कौन सी वर्ब की हम बात करते हैं, हमें अलग अलग वर्ब का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, वेदर वी आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है, जैसे कि कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यदि हम लिखते हैं कि ही इज ए टीचर, ही इज अ टीचर, एक हम सेंटेंस लिखें ही इज टीचिंग इंग्लिश, ही इज टीचिंग इंग्लिश। इन दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर हम इज का यूज कर रहे हैं। क्या इन दोनों इज के अंदर कोई डिफरेंस है? एक जगह इज, फर्स्ट सेंटेंस में देखो इज क्या है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? मेन वर्ब है, इसमें इज मेन वर्ब है, और सेकंड वाले में इज जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सेकंड वन यदि अपने ही कहा जाए तो सेकंड सेंटेंस है, कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ये। और यदि अपन पहले की बात करें, पहले वाला जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस के अंदर है? प्रेजेंट सिंपल। पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है, लेकिन हमने पूरे टेंस के अंदर कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि इज प्रेजेंट सिंपल में हम लगाते हैं, क्योंकि हमने अक्सर नॉर्मली हम क्या करते हैं कि डू डज का यूज करते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज करते हैं। ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की पहली फॉर्म का। अब वर्ब की पहली फॉर्म का यूज होता है, इसके साथ हम यूज करते हैं एस और एस का। लेकिन जो इज है क्या वर्ब की पहली फॉर्म है? पहली फॉर्म नहीं है, तो कौन सी फॉर्म है इसकी? बी की। तो इज जो है बी की फर्स्ट फॉर्म है। बी की फॉर्म यदि हम देखें, बी की जिसे फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, जिसे अपन प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, होता है इज आर एम। सेकेंड फॉर्म जिसे अपन बोलते हैं होता है वॉज एंड वर, और थर्ड फॉर्म जिसे अपन बोलते हैं वो होता है बी। यहाँ पे हम बी यानी इज का यूज कर रहे हैं एज ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी। बी की पहली फॉर्म के तौर पे ये इसका टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इनडेफिनेट होगा। इसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली हमें क्या है कि कंप्लीट वर्ब का पता होना चाहिए, जिससे अपन कल बात कर रहे थे हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर, कितनी वर्ब्स होती हैं। तो कोई अपन इसका डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते कि कितनी वर्ब्स होती। बट यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितनी सहायक क्रियाएं होती हैं, उसका आंसर हम दे सकते। कितनी होती हैं? 24 हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा टेंस टॉपिक से हटके पहले मैं बेसिक आपको वर्ब टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि जो वर्ब है, एक्चुअली वर्ब जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, वर्बम से बना है। वर्बम, वर्बम एक लैटिन वर्ड है, और वर्बम का मीनिंग होता है ए वर्ड, एक शब्द। वर्बम मीन्स अ वर्ड, एक शब्द होता है। तो वो कौन सा शब्द होता है? हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें टेंस सीखना है या इंग्लिश सीखना, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो हमारा कवर होना चाहिए ये वर्ब। यदि हमें वर्ब का पता नहीं चला तो हम इंग्लिश के अंदर उस सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक कर सकते हैं।
जैसे हमारी बॉडी का पता चल जाता है पल्स को देख के, नर्व्स को देख के, इन द सेम वे इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई वर्ब, यदि वर्ब को सही पहचान लिया, इट मीन हम उस सेंटेंस की सही व्याख्या कर सकते हैं, हम उस सेंटेंस के बारे में सही से जान सकते हैं। अब वर्ब किसे कहते हैं? यदि वर्ब की डेफिनेशन पे बात करें तो अपन कह सकते हैं वर्ब इज ए वर्ड, क्या एक शब्द है दैट इज यूज्ड, जो काम में लिया जाता है, टू शो एक्शन और स्टेट। क्रिया एक शब्द है, वर्ब एक वर्ड है जो या तो शो करता है एक्शन को, एक्शन मीन्स काम, कार्य, और या स्टेट, स्टेट का मतलब क्या हो गया? दशा। हिंदी में भी अपन यही शब्द लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं? कि काम का होना या करना प्रकट हो, करना प्रकट हो, करने वाला वो क्या है? एक्शन, काम, होने वाला वो क्या है? स्टेट। जैसे हमने इस सेंटेंस को देखा, ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है, कोई काम है इसमें? काम नहीं है, किसी चीज का होना है, यानी उसका अध्यापक होना है, बी की फॉर्म अपन इसीलिए लगाते हैं, तो होना प्रकट हो रहा है। हमने इज वर्ब काम का होना भी दिखा सकती, किसी काम का करना। सेकंड सेंटेंस में हम देखें, ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश कर रहा है, यहाँ पे उसका एक्शन क्या है? टीचिंग का एक्शन है, और टीचिंग का एक्शन के द्वारा किया जा रहा है, ही के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे काम का करना दिखाया हुआ, काम का करना दिखाया है, इसीलिए यहाँ पे इज तो हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब की क्रिया कौन सी है? तो क्रिया से ये दो चीजों का हमें पता चलता है, या तो उस एक्शन का और या उसकी स्टेट का। टेंस के अंदर भी दो तरह के वाक्य, हमें दोनों तरह के वाक्य आने चाहिए। एक तो एक्शन वाले, एक्शन वाले हमने सारे पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके परफेक्ट कंटिन्यूअस तक सब पढ़ लिए हमने, लेकिन हमें स्टेट वाले वाक्य भी बनाने आने चाहिए। स्टेट वाले वाक्यों के लिए ज्यादातर हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? अब बी के अंदर यदि किसी काम का होना प्रकट होता है प्रेजेंट टेंस में, तो हम यूज करते हैं आर या एम का। आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट्स, है ना। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो अपन ही इज, और ही के साथ इज का यूज कर रहे हैं, आई के साथ किसका यूज कर रहे हैं? एम का, और बहुवचन के साथ हम किसका यूज कर रहे हैं? आर का। वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, कि इसका नाम भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम भी प्रेजेंट टेंस ही होता है, प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट ही टाइम के लिए ये यूज होता है जब हम इसे यूज करते हैं किसी स्टेट का होना दिखाने के लिए। सेकंड है हमारे पास वॉज एंड, अक्सर हम इसका उच्चारण वाज करते हैं ना, वाज की बजाय इस प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज वॉज, वॉज एंड वर। वॉज एंड वर ये किसके लिए आता है? ये हमारा पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का सही नाम क्या है? पास्ट टेंस है, और पास्ट स्टेट के लिए, पास्ट स्टेट के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैं लिखूं, ही वॉज गुड रेसलर, वो एक अच्छा पहलवान था, अच्छा रेसलर था, बट नाउ ही नॉट ए गुड रेसलर, अब वो अच्छा रेसलर नहीं है। तो वो स्थिति उसकी कब की थी? पास्ट की। दे वर गुड प्लेयर्स ऑफ फुटबॉल, वे फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बट वर्तमान समय में फुटबॉल के खिलाड़ी नहीं है। तो दो तरह की स्टेट मुख्यतः अपने से पूछी जाती है, इज एम आर का यूज और वॉज वर का यूज हमें आना चाहिए। तो वर्ब से हम इन दोनों चीजों को बताते हैं, या तो एक्शन को या स्टेट को। अब अपन इसका करते हैं वर्ब का क्लासिफिकेशन, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। हमें टेंस के अंदर भी सारे वर्ब को अलग अलग
समझना आना चाहिए कि कहाँ पे बी का यूज हो रहा है, बी में आईएनजी लग रहा है या बीन लगा रहे हैं हम, तो क्यों लगा रहे हैं। अब देखो इसको, जैसे अपन वर्ब टॉपिक का क्लासिफिकेशन जब भी करते हैं ना, तो क्रिया जो भी है, सबसे पहली बात तो हमने ये कर ली कि एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से बना है, वर्बम से। वर्बम का मतलब ही वर्ड होता है, एक शब्द होता है। इसका मतलब ये हो गया कि क्रिया जो होती है वो सेंटेंस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है। मुख्यतः हम 3 एलिमेंट यूज करते हैं। जनरल एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हम 3 चीजें ज्यादातर यूज करते हैं इंग्लिश सेंटेंस के अंदर। लेकिन बिना सब्जेक्ट के भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन जाता है, बट विदाउट वर्ब वी कांट क्रिएट एनी सेंटेंस। इट मीन verb is the most important word in a sentence. It is a compulsory element in a sentence. एक वाक्य के अंदर सबसे अनिवार्य तत्व है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए हम वर्ब यानी वर्ब नाम से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये, सबसे महत्वपूर्ण भाग है और सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम इसके 2 भाग करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है हमें पहले समझ में आना चाहिए कि एक इसका पार्ट है जिसे अपन कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड जो पार्ट है जिसे अपन कहते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब के दूसरे नाम भी हैं। मेन वर्ब को हम ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी वर्ब, सामान्य वर्ब, से हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। प्रिंसिपल का मतलब मेन वर्ब हो गया। से हम लेक्सिकल वर्ब भी बोल देते हैं, सारे मेन वर्ब। मेन वर्ब हम ज्यादातर टर्म यूज करते हैं क्रिया। ऑर्डिनरी वर्ब सामान्य वर्ब हो गई। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 2 वर्ड होते हैं वैसे, एक प्रिंसिपल PRINCIPAL का मतलब हेड, मेन, और एक होता है PRINCIPLE। उसका क्या मतलब होता है, सिद्धांत, उसे सिद्धांत बोलते हैं। लेक्सिकल वर्ब का मतलब हो गया ऐसी क्रिया जिसका खुद का डिक्शनरी मीनिंग उस सेंटेंस में होता है, अपन लेक्सिकल बोलते हैं। जैसे जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उनका स्वयं का मीनिंग उस सेंटेंस के अंदर नहीं आता। जैसे मैंने लिखा, स्वयं का मीनिंग कैसे नहीं आता, लेक्सिकल का अर्थ अपन स्पष्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। एक मैंने सेंटेंस लिखा आई हैव कंप्लीट। इन दोनों सेंटेंस में हम हैव का वर्ड का यूज कर रहे हैं। एक सेंटेंस में हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, एक में हम यूज कर रहे हैं हैव को एज ए मेन वर्ब। तो हमने यूज किया है एज ए मेन वर्ब क्योंकि दूसरी कोई वर्ब है ही नहीं है। दूसरी कोई वर्ब नहीं होती तो इसका मतलब मेन वर्ब ही होती है। सेकंड में हमने यूज किया है हैव एंड कंप्लीट। अब कंप्लीटेड यहाँ पे मेन वर्ब है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अपन बात कर रहे थे कि जहाँ पे मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब का उस सेंटेंस के अंदर डिक्शनरी मीनिंग होता है। जैसे हैव, हैव का मीनिंग क्या होता है, रखना, पजेस। तो आई हैव ए कार, मेरे पास कार है, मैं कार रखता हूँ। सेकंड, आई हैव कंप्लीटेड वर्क, मैंने कार्य कर लिया है। रखना मीनिंग आया कहीं, नहीं आया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये एस्पेक्ट कंप्लीट कर रहा है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट का मतलब कंप्लीट,
जो भी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका लेक्सिकल मीनिंग नहीं है, इसमें है मेन वर्ब में। मेन वर्ब का लेक्सिकल मीनिंग होता है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है ना, हेल्पिंग वर्ब का एक और भी नाम है, तो अपन ग्रामर की लैंग्वेज में बोल देते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं, या तो उसको ऑक्सिलियरी वर्ब बोल देते हैं या ऑक्सिलियरीज बोल, कंप्लीट वर्ब ना लगाएं तो अपन ऑक्सिलियरी टर्म का भी हम यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम इस पार्ट की बात करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब हैं होती हैं उनके कौन कौन से टाइप हैं, हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश, बात की थी। होती हैं टोटल 24 हेल्पिंग, 24 सहायक क्रियाएं होती हैं हमारे पास में। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास में पार्ट हम इसके बना सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के। फर्स्ट अपन बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलियरीज या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। सेकंड जो पार्ट है तो बोलते हैं हम मॉडल ऑक्सिलियरीज, मॉडल ऑक्सिलियरीज। एंड थर्ड जो पार्ट है इसका, इसको अपन बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलियरी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज किसे बोलते हैं, सॉरी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज किसे बोलते हैं, ऐसी सहायक क्रियाएं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही तरह यूज कर सकते हैं। हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राथमिक सहायक क्रियाएं सबसे महत्वपूर्ण है प्राइमरी ऑक्सिलरी, कुछ ज्यादा यूज होता है इंग्लिश के अंदर प्राइमरी ऑक्सिलरी का। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन कौन सी है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बात करेंगे। एक तो अपन कहते हैं ई की फर्स्ट फॉर्म, की फर्स्ट फॉर्म एक तो उसमें हो गया इज, आर एंड थ्री, ये हो गई। उसके बाद में इसका पास्ट टेंस आ गया, पास्ट आ गया वॉज एंड वर, ये बी की फर्स्ट फॉर्म हो गई यहां तक, और ये हो गई आपकी बी की सेकंड फॉर्म। अपन प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं, हम कहेंगे पास्ट टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सही नाम है प्रेजेंट टेंस, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे अपन नॉर्मली बोलते हैं उसका सही नाम है पास्ट टेंस, इज एम आर, वॉज वर। इसी तरीके से हम डू की फॉर्म देखें, एक आ जाती है डू एंड डज, और इधर आ जाता है ये डिड, डू डज एंड डिड। इसके बाद एज एंड हैव, इसकी सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस कितनी होगी टोटल, 11, 11 हो गई। अब ये जो 11 है इनको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और प्राइमरी ऑक्सिलरीज का एक ही काम है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब भी बनती है और मेन वर्ब भी। हमने इसको देखा
जैसे इज एम आर का यूज हमने देखा है अभी अपनी प्रीवियस स्क्रीन पे, देखते हैं ही इज ए टीचर। यहाँ पे इज क्या है, मेन वर्ब है। सेकंड सेंटेंस में ही इज टीचिंग इंग्लिश, ये क्या बन गई, हेल्पिंग वर्ब। तो ये इज किस तरह की सहायक क्रिया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब भी बनेगी और मेन वर्ब भी बन जाती है। इसी तरह से वॉज वर है, अपन ये भी कह सकते हैं ही वॉज ए रेसलर। इन द सेम वे अपन ये भी कह सकते हैं ही वॉज गेटिंग रेडी yesterday when I came to him, when I went to him, जब मैं उसके पास गया, he was getting ready। इट मीन यहाँ पे was का यूज कर रहे हैं हम इसके लिए एज ए हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब भी हो सकता है। इसी तरीके से डू डज है, डू डज का मेन वर्ब के तौर पे भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और एक ही सेंटेंस में दोनों आ सकती है। जैसे अपन एक सेंटेंस बोलते हैं, जैसे अपन कहें कि हाउ हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, हाउ डू यू, तो मतलब हाउ यहाँ पे WH वर्ड है, ठीक है। हाउ के बाद में ये जो डू है, ये यू हो गया हमारे पास में सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब। सेकंड वाला डू क्या हो गया, हाउ डू यू, आप कैसे हैं। अब इसी तरह से यदि अपन लिखें आई एम डूइंग होमवर्क, आई एम डूइंग होमवर्क, यहाँ में डू में ING लगा है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब, क्योंकि हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है। और यदि अपन लिखें आई नॉट लाइक टी, आई डू नॉट लाइक टी, यहाँ पे बताइए डू हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है डू, क्योंकि नोट हमेशा इसके साथ में ऐड होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में ऐड होता है। तो ये जितनी भी हैं, डू डज हैज हैव का भी हमने पढ़ा था अभी एग्जांपल जैसे अपन ले रहे थे, इसमें भी अपन देख सकते हैं कि आई हैव फिनिश्ड लंच, और एक अपन लिखे आई हैव अ कार। यहाँ पे हैव और ऊपर वाले सेंटेंस में जो हैव है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब होगी हमारे पास में फिनिश्ड, ये होगी हेल्पिंग वर्ब, और इसमें मेन वर्ब है आई हैव ए कार। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज 11 है। पहली बात तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, और उसमें अलग अलग हमें पता चले तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज इज, एम आर, वॉज वर, डू डज, डिड, हैज हैव, हैड, ये 11 है। अब इसके बाद जो सेकंड हम पार्ट की बात यदि करें तो सेकंड पार्ट के अंदर आता है हमारे पास में मॉडल। मॉडल ऑक्सिलरीज जो वर्ड है वो गुड वर्ड से बना हुआ है। हमारी मनोदशा को शो करने के लिए इंग्लिश में स्पेशल वर्ब्स हैं, से हम मॉडल ऑक्सिलरी नाम से जानते हैं। वैसे दो वर्ड है इंग्लिश में, एक वर्ड होता है MODEL, MOD मॉडल, मॉडल, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है, DEL को बोलते हैं मॉडल, वाले को बोलते हैं थोड़ा सा मॉडल, मॉडल, मॉडल। तो ऊपर वाले मॉडल का क्या मीनिंग होता है, बस मॉडल, मॉडल मीन्स नमूना का संस्करण। जैसे अपन कहते हैं बाइक क्या मॉडल है ना, तो उसका मतलब है
का मैन्युफैक्चरिंग कब हुई थी, मॉडल। और नमूने को भी बोलते हैं का अर्थ का एक मॉडल होता है ग्लोब। ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। द अर्थ का मॉडल है ये जो मॉडल है ना, ये है हमारे पास में एक ग्रामेटिकल टॉपिक है। ग्रामेटिकल हम इसकी व्याख्या करते हैं। मॉडल क्या होता है, वुड वर्ड से बना हुआ है मॉडल का मतलब कुछ स्पेशल वर्ब्स होती हैं इंग्लिश में। मॉडल वर्ब्स के दो और नाम भी हैं। जो मॉडल वर्ब हैं इनको हम मॉडल वर्ब के साथ साथ एक तो कलर्ड वर्ब और ये कह सकते हैं कलर्ड वर्ब, और एक ये में एक डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंट वर्ब भी हैं क्योंकि इनके साथ में हम जस्ट बेस फॉर्म का यूज करते हैं और कोई फॉर्म के साथ में यूज। चलो इन अपन थियोरेटिकल थोड़ी बात ना करके ओरिजिनल बात करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज कितनी है इंग्लिश में, 10। अब 10 जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं इसमें भी प्रेजेंट एंड पास्ट अपन फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के नाम से अक्सर जानते हैं। तो सबसे पहले यदि अपन लिखे विल, तो विल और वुड, कैन, शुड, कैन और शुड हो गया। इस तरह से कैन, वुड हो गया, मे, माइट हो गया। ठीक है, ये एक तो होगी जिस प्रेजेंट और पास्ट दोनों फॉर्म होती है। एक हमारे पास में वर्ड है मस्ट, मस्ट का पास्ट नहीं होता। और एक हमारे पास में वर्ड है ought to, ought to का प्रेजेंट अपन नहीं काउंट करते। ought to, सॉरी, ought to भी प्रेजेंट के अंदर आता है। ought to भी प्रेजेंट के अंदर है। o u ought का भी पास्ट, मस्ट का भी पास्ट नहीं होता और ought to का भी पास्ट नहीं होता, दोनों ही प्रेजेंट से हैं। तो टोटल कितनी है ये 10, 10 मॉडल वर्ब्स हैं। तो ये 10 की 10 यूज होती इसलिए एज ए हेल्पिंग वर्ब होती, इनके साथ हम नोट भी लगा सकते हैं। लेकिन इन सभी के साथ हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, जिसे अपन जनरली कहते तो यही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्चुअली होता है बेस। हम मेन वर्ब के अंदर पढ़ेंगे इस पार्ट को। एक्चुअली वो बेस होता है, बेस फॉर्म का हम यूज करते हैं। These are 10 मॉडल ऑक्सिलरीज। उसके बाद में थर्ड जो पार्ट आता है इसे अपन बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरीज। जो मार्जिनल ऑक्सिलरीज हैं वो भी यूज होती हैं एज ए मॉडल, या तो मॉडल के तौर पे और या मेन वर्ब। देखो मॉडल वर्ब है वो जस्ट मॉडल का काम करेंगी, हमारे मूड के कंसेप्ट को बताएंगी। जैसे कैन का यूज कर रहे हैं तो कैन इज यूज टू शो अवर एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, है ना। आई कैन स्पीक इंग्लिश, इट्स योर एबिलिटी। लेकिन जो मार्जिनल ऑक्सिलरीज हैं, मार्जिन का मतलब होता है सीमा पे, किनारे पे, कभी इस पार्ट में कभी इस पार्ट में। तो कई बार ये मॉडल बन जाती हैं और कई बार क्या बन जाती हैं, ये मेन वर्ब बन जाती है। 3 है टोटल मार्जिनल के अंदर आता है। एक तो अपन इसमें यूज करते हैं नीड, एक इसमें अपन यूज करते हैं हियर, और एक इसके अंदर हम यूज करते हैं need, dare and used to. These 3 are marginal auxiliaries. ये marginal auxiliaries हैं। अब इसकी बात क्या की, हमने इसको पहचानना आ गया आपको, कब ये हेल्पिंग वर्ब बनती है कब मेन वर्ब बनती है, ये देख लिया था हमने अंतर। इसी तरह से हम
कि यदि बात करें, जैसे हमने ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज को देखा था, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे अपन यूज करें आई यूज्ड ऑक्सफोर्ड in I use ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इन, और एक में लिख आई स्पीक इंग्लिश इन के और ड्यूरिंग के, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश इन BA। इट मीन कि पहला जो सेंटेंस है, आई यूज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का यूज करता था। अब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये यानी कि ये मॉडल वर्ब है या सिंपल मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, क्योंकि मॉडल वर्ब कभी भी अकेली नहीं आती, उसके साथ में कोई ना कोई वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब है मॉडल एक तरह से। सेकंड में हम देखें यूज टू एंड, अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज्ड का यूज होता है, यूज का हम प्रयोग करते हैं पास्ट हैबिट बताने के लिए, हमारी भूतकाल की आदतों को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं BA में इंग्लिश बोला करता था, इट वॉज माई पास्ट हैबिट, और ऊपर मैंने BA में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का यूज किया। तो यहाँ पे ये सामान्य वर्ब है, और नीचे वाले में यूज टू मॉडल वर्ब है। इसी तरह से हम नीड का भी यूज करते हैं बहुत सी बार, जैसे मैंने लिखा आई नीडंट एनी हेल्प, आई नीडंट एनी हेल्प, और एक अपने लिखें आई नीड हेल्प, आई नीडंट एनी हेल्प, या अपन इसको जैसे सामान्य सेंटेंस की तरह यूज करें, तो अपन ये लिख सकते हैं इसमें कि आई नीडंट गो देयर, मेन वर्ब वाला लगा लो, इजीली समझ में आ जाए। आई नीडंट गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत। सेकंड वन आई नीड हेल्प, तो इसमें दोनों सेंटेंसेस में कौन से में नीड हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल वर्ब है, इसमें ये मेन वर्ब है, तो सिंगल ही है, सिंगल है तो कौन सी वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। और यहाँ पे जो नीड है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी के अंदर हमेशा हम क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब ये क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो मार्जिनल ऑक्सिलरी जितनी भी हैं वो या तो काम करती हैं मॉडल वर्ब का, और या वो यूज होते हैं एज ए मेन वर्ब। तो सबसे पहले तो हमें ये जो पार्ट है का पूरा पता होना चाहिए। These 24 helping verbs are generally English, 24 हैं ये। इन सभी से यदि कोई क्वेश्चन इनिशिएट होता है, इनका क्या यूज है, मेन इनका क्या काम है इंग्लिश के अंदर, तो हम जब भी के अंदर यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक तो इसका यूज होता है आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कांट
आस्क अ क्वेश्चन। सबसे पहले इंग्लिश में क्वेश्चन दो तरह के पूछे, एक तो अपन बोलते हैं पोलर क्वेश्चन, सेकंड वन WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चन। पोलर क्वेश्चन कहते हैं, पोलर का मतलब होता है, पोलर वर्ड पोल वर्ड से बना है। पोल का मतलब होता है ध्रुव, जैसे या तो इस तरफ या दूसरी साइड। पोलर क्वेश्चन इसका उत्तर होता है यस और। शुरू कहां से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। जैसे मैंने कहा डू यू लाइक टी, डू यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करते हैं? अब इसका उत्तर और कुछ नहीं होगा, आइदर यस और नो, दो ही आंसर है, दो ही साइड होती हैं, पोलर है इसके, दो ही पोल हैं, आइदर या तो यस यदि पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो नो। WH वर्ड जो शुरू होता है क्वेश्चन, उसमें कुछ WH वर्ड है जिनका यूज किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं ये पूछूं व्हाई डू यू लाइक टी, व्हाई डू यू लाइक टी, आप चाय पसंद क्यों करते हो, यहां पे हमें उसका आंसर देना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रॉपर रीजन। व्हाई, व्हाई मीन्स हम उसका रीजन पूछ रहे हैं, उसका आंसर मोस्टली होता है बिकॉज, बिकॉज इट मेक्स अस एनर्जेटिक, ये हमें एनर्जेटिक कर देती है ना। एनी मे बी एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है। तो वाई का जो उत्तर है वो हमें कोई ना कोई रीजन देना पड़ेगा, चाहे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम दे रीजन, टू मेक अस एनर्जेटिक, टू मेक अस एक्टिव लाइक टी। दो तरह के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमें बिना हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन नहीं बनेगा। दो इंग्लिश के अंदर टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिनके सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूं, आई लाइक टी। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछना है तो अपने कहें डू आई लाइक टी, क्या मैं चाय पसंद करता हूं, तो डू की जरूरत पड़ गई, जबकि सिंपल सेंटेंस बोलना था तो हमें जरूरत नहीं थी। तो क्वेश्चन पूछने के लिए चाहे कोई भी टेंस है, किसी भी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब करनी पड़ेगी। पोलर क्वेश्चन पूछना है तो जस्ट इतना ही काम है कि हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट आप सब्जेक्ट से पहले लगा दें तो आपका क्वेश्चन क्रिएट हो गया। यदि आपको WH वर्ड से क्वेश्चन पूछना है तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हमें फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, वो भी सब्जेक्ट से पहले। इसमें भी सब्जेक्ट से पहले होता है, इसमें भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग का यूज होता है। तो पहला काम हो गया हेल्पिंग वर्ब का। तो ये 24 हैं, टू आस्क क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है। सेकंड वन टू मेक सेंटेंस नेगेटिव, किसी भी वाक्य को नकारात्मक यदि करना चाहते हो, नोट लगाना चाहते हो, तो भी आप नोट कहाँ पे ऐड होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ में, सेंटेंस में, किसी भी टेंस के अंदर। तो जैसे अपने को लिखना है आई हैवंट रिटन अ लेटर, आई हैवंट रिटन अ लेटर, तो इसका मतलब मैंने पत्र नहीं लिखा है। तो आप नहीं जोड़ रहे हो, नहीं जोड़ रहे हैं तो नहीं नोट हमेशा किसमें ऐड होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर हम नोट को ऐड करते हैं। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब में नोट ऐड होता है तभी हम नोट लगा सकते हैं। सिंपल सेंटेंस के अंदर हम नोट, कई बार हमारे लिए क्वेश्चन होता है, कई बार हमें पता नहीं चलता कि हम मेन वर्ब के साथ भी नोट लगा देते हैं। सही है या गलत है? मेन वर्ब के साथ नोट लगता है, मेन वर्ब के साथ नोट लगाते
नोट लगाना चाहिए हमें हेल्पिंग। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव कार, यही सेंटेंस लिखा, आई हैव कार। नोट लगाना, कहाँ लगाओगे नोट? हाँ, अब कई बार हम क्या करते हैं, यहीं पे ऐड कर देते हैं, आई हैव नॉट ए रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। आई हैव ए कार, इट मीन यू पजेस ए कार, आपके पास में कार है। तो इसको नोट लगाएंगे तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब की जरूरत। प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू एंड डस। तो अपने को लिखना पड़ेगा, आई डोंट हैव ए, कभी अपने को सॉरी, आई डोंट हैव ए कार। तो जब भी हम किसी भी सेंटेंस के अंदर नोट लगाना है, क्वेश्चन पूछना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हेल्पिंग वर्ब की। तीसरा इसका क्या काम है? टू शो एस्पेक्ट ऑफ टेंस, टेंसेस, सभी जो टेंसेस हैं उनके एस्पेक्ट को दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। हाउ मेनी टेंसेस आर देयर इन इंग्लिश? कुल कितने टेंस हैं? थ्री, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन ईच टेंस देयर आर फोर एस्पेक्ट्स। प्रत्येक टेंस में चार एस्पेक्ट हैं। एक अपन पढ़ते हैं इंडेफिनिट, दूसरा पढ़ते हैं कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चारों एस्पेक्ट है ना, इन एस्पेक्ट्स को शो करने के लिए कि हम किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन इसी सेंटेंस में देखें कि आई हैवंट रिटन अ लेटर, यानी कि हम नया सेंटेंस लिख, आई हैव फिनिश्ड माई स्टोरी, आई हैव फिनिश्ड माई स्टोरी, मैंने अपनी स्टोरी पूरी कर ली है। आई हैव फिनिश्ड, इसका मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्टिविटी का सेंस जो आप दिखा रहे हो। यदि अपने हैव नहीं लगाएंगे तो आई फिनिश्ड, हम उससे अपन का सही भाव नहीं दे सकते, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज है रिसेंटली, हाल ही में पूरी एक्टिविटीज को शो करने के लिए। यहाँ भी कहते हैं हम एस्पेक्ट्स को शो करने के लिए का यूज करते हैं प्राइमरी। एक इसका यूज होता है मेक सेंटेंसेस इन पैसिव। पैसिव वॉइस जितने भी हैं उसमें सेंटेंस को लिखने के लिए भी हम हेल्पिंग वर्ब यानी प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज भी करते हैं। अब जैसे अपने लिखे, माई कार हैज बीन स्टोलन, मोस्टली इसमें अपन बी की फॉर्म का यूज करते हैं। माई कार हैज बीन स्टोलन, मेरी कार जो चुराई जा चुकी है। यहाँ भी हम हैज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं और बीन का यूज करते हैं इस एस्पेक्ट को पूरा करने के लिए। मेरी कार चुराई जा चुकी है, चुराई गई है, तो ये भी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज है। और लास्ट एक अपने इसमें और पढ़ते हैं, समटाइम्स टू टेक emphasis,
दबाव डालने के लिए ही हम का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, दबाव डालने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, आई डू रीड, आई डू रीड, वैसे आई रीड मैं पढ़ता हूँ, फर्स्ट फॉर्म हम लगा रहे हैं, कंप्लीट ए सेंटेंस मैं पढ़ता हूँ। आई डू रीड मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड। आई डू गो मार्केट, मैं मार्केट जाता तो हूँ, है ना। तो उस वर्ब को प्रेशराइज करने के लिए पार्ट का यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग पार्ट का यूज कर रहे हैं। ये कुछ उसके मेन यूजेस हैं कि कहाँ कहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन यूज जो है, टू मेक ए सेंटेंस इंटेरोगेटिव, टू मेक ए सेंटेंस नेगेटिव, है ना, टू कंप्लीट द एस्पेक्ट, ये तीन मेन यूज हैं ज्यादा हेल्पिंग वर्ब के। सेकंड जो इसका जो पार्ट है हमारे पास वर्ब का, हमने एक पार्ट इसका डिस्कस कर लिया, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरीज वर्ब। तो मैं मुख्यतः दो तीन डिवीजन बता देता हूँ जस्ट, नेक्स्ट क्लास में कभी इस पार्ट को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या पार्ट होता है इसके। तो मेन वर्ब है, तो हमने पढ़ा था कि इसको हम ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, तो हम सिंपल वर्ब भी कहते हैं। ये मेन पार्ट में एक बार आपको बता देता हूँ। मेन वर्ब को सबसे पहले जो डिवाइड करते हैं हम टू पार्ट्स के अंदर, कौन कौन सी, फाइनाइट वर्ब एंड सेकंड वन नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, जो क्रिया अपने कर्ता तक, अपने सब्जेक्ट तक लिमिटेड होती उसे बोलते हैं फाइनाइट। और जो क्रिया अपने कर्ता और अपने सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं होती वो हो गई हमारे पास में नॉन फाइनाइट। अब जैसे लुक एट दिस सेंटेंसेस, आई गो टू स्कूल स्टडी, हमने सब्जेक्ट चेंज किया, ई लगाएंगे तो क्या आएगा, गोज टू स्कूल स्टडी। मैंने इसका टेंस चेंज कर दिया, कहेंगे ही वेंट टू स्टडी, वेंट टू। इन सभी सेंटेंसेस हम दो वर्ब का यूज कर रहे हैं। देखो पहले में पहली वर्ब क्या आ गई, आई गो टू स्कूल। सेकंड वर्ब क्या आ गई, स्टडी, पढ़ने के लिए भी ही गोस वह जाता है, स्टडी पढ़ने के लिए। थर्ड में भी हमारे पास दो वर्ब हैं, वेंट वह गया, स्कूल टू स्टडी पढ़ने के लिए। जब भी हम पास्ट टाइम की बात करेंगे, पीछे वाले टेंस की बात करेंगे, तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे। अब प्रत्येक सेंटेंस में दो वर्ब हैं, लेकिन आप देखिए वर्ब की जो पहली ये वर्ब है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो रही है। हमने सब्जेक्ट चेंज किया, ई करते ही वो की जगह क्या आ गया, गोस। और टेंस चेंज करते ही, टाइम चेंज करते ही वेंट में बदल गई है। लेकिन ये वर्ब है, इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, नहीं है ना, सेम है। तो ये सारी की सारी हैं नॉन फाइनाइट, नॉट लिमिटेड, लिमिटेड नहीं है अपने कर्ता तक, लिमिटेड नहीं है टेंस तक। और जो वर्ब चेंज हो रही है वो सारी हो गई आपकी फाइनाइट। तो अब जो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट मतलब समझ गए, जो कर्ता बदलने से बदल जाए, टेंस बदलने से बदल जाए। हम जितनी भी वर्ब का यूज करते हैं टेंस में सारी फाइनाइट है, सारी की सारी फाइनाइट हैं।
फाइनाइट वर्ब के मोस्टली दो टाइप हैं, कैन डिवाइड फाइनाइट वर्ब्स इनटू टू टाइप्स। एक जिसे अपन कहते हैं को हम यूज कर सकते हैं, वैसे टाइप बोलने की बजाय अपन ये बोलें ट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, और इसको अपन इनट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, यानी ये इनट्रांजिटिव भी हो सकती हैं और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब है सकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव का मतलब है अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया के अंदर कर्म नहीं हो, बिना कर्म के आ जाती है वो इनट्रांजिटिव, और जो कर्म के साथ आती है वो ट्रांजिटिव। अब जैसे अपन लिखें आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। प्ले क्या हो गया? वर्ब। क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आया है तो ये वर्ब है, ट्रांजिटिवली यूज, कर्म है इसके साथ में। और यदि अपन लिखें आई लाफ लाउडली, मैं तेजी से जोर से हंसता हूं। आई क्या है? सब्जेक्ट। लाफ क्या है? वर्ब। लाउडली, लाउडली क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है। उसकी वर्ब की क्वालिटी है कि कैसे हंसता है। आई लाफ लाउडली, जोर से। और ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब का किसका उत्तर होता है? क्या का। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ? क्रिकेट। आई लाफ, मैं हंसता हूँ, क्या हंसता हूँ? इसका उत्तर नहीं है। मैं कैसे हंसता हूँ, इसका उत्तर है। तो लाउडली यहाँ पे एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है, लाफ वर्ब जो है इनट्रांजिटिव है। तो दो तरह की हो सकती हैं फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिवली एंड इनट्रांजिटिवली। इट मीन फाइनाइट वर्ब कैन बी यूज्ड transitively as well as intransitively. Some verbs can be used transitively and intransitively both, and some verbs are there can be used only intransitively, and some verbs are there can be used transitively only. कुछ ऐसी क्रियाएं जो केवल ट्रांजिटिव ही हो सकती है, इंट्रांजिटिव नहीं हो सकती। ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी होता है। जैसे मेक वर्ब है, बी मेड, हमने बनाया, तो इसके बाद में तो कुछ लिखना पड़ेगा। आई मेड ए टेबल, मैंने एक टेबल बनाया, कुछ भी। तो मेड अकेली वर्ब नहीं आ सकती। अपन इसमें यूज करना चाहें कि जो वीप या लाउड, सॉरी वीप या लाफ जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिवली है, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इनके साथ में। और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जैसे कि प्ले है, अब प्ले के साथ में अपने ऑब्जेक्ट लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं आई प्ले कंप्लीट है, और ऐसे बोल सकते हैं कि आई प्ले ऑब्जेक्ट लगा के बोल सकते हैं। कुछ क्रियाओं के साथ में ऑब्जेक्ट लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। कुछ क्रियाएं हैं हमेशा ऑब्जेक्ट लग के ही बनेंगी, और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ कभी ऑब्जेक्ट नहीं लगती। ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन हमें पता जरूर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट आ सकता है तो ट्रांजिटिवली है, नहीं आ सकता तो इनट्रांजिटिवली। इसको अपन ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे इस पार्ट में। नॉन फाइनाइट verbs are never changed according to tense and subject, कभी उनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। नॉन फाइनाइट इंग्लिश में तीन है, तीन नॉन फाइनाइट्स की कल एक व्याख्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट्स को। एक होता है इन्फिनिटिव, एक होता है पार्टिसिपल, एक होता है जेरेंट। इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड ये एज ए वर्ब तो होते ही हैं, वर्ब के साथ साथ एक पार्ट और अदा करते हैं। जैसे इन्फिनिटिव भी एक वर्ब है, पार्टिसिपल भी एक वर्ब है, जेरेंट भी एक वर्ब है। इन्फिनिटिव वर्ब के साथ साथ में नाउन होता है, इसको वर्बल नाउन बोलते हैं। पार्टिसिपल
वर्ब के साथ साथ में एडजेक्टिव होता है, इसे अपन वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। जेरंड है वो वर्ब के साथ में नाउन होता है, इसे भी हम वर्बल नाउन बोलते हैं। इन्फिनिटिव कहते हैं या तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, या बिना टू के भी, इसे अपन बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव में सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉरी, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज करते हैं, वो नहीं, वो वर्ब तो चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट चेंज। ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बिना टू के आती है, जैसे कि मैंने कहा लेट मी, लेट मी गो। लेट क्या है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी मुझे, गो वापिस क्या होगी वर्ब की, तो लेट मी गो देयर, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब स्टार्टिंग वाली है, ये तो फाइनाइट होगी, नॉन फाइनाइट है ये वाला, लेकिन ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिना टू के आई है, बेयर इन्फिनिटिव का यूज है। तो वैसे अक्सर ये टू इन्फिनिटिव हमने यहाँ पे पढ़े, सारे टू के बाद में क्या आते हैं, अपन बोलते हैं वर्ब की फॉर्म आती है, और कई बार बिना टू के भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एज ए नॉन फाइनाइट। तो ये दो टाइप है वर्बल नाउन का, इसमें कोर्स होती है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, इस पार्ट को ज़्यादा नहीं अपने डिस्कस करते एक बार। पार्टिसिपल के तीन प्रकार हैं, ये अपने अक्सर यूज करते हैं। पहला इसका टाइप है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला रूप जो होता है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, अब जो पास्ट पार्टिसिपल है जिसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। थर्ड वन परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी रूप एक बार आप सिर्फ लिख लो, ज़्यादा डिटेल में अपने कर रहे। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो समझ गए, सभी कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल भी आप समझ गए, सभी परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है, और सभी पैसिव वॉइस के वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जिसे अपन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। और थर्ड वन है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का आपने यूज किया होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब एक काम समाप्त हो जाए फिर हम दूसरा काम स्टार्ट करें तब कहते हैं, जैसे हैविंग टेकन टी आई वेंट टू ऑफिस, चाय लेने के बाद मैं ऑफिस गया, तो हैविंग टेकन टी आई वेंट टू ऑफिस, ये इसके जनरल से यूज है। और जो जेरंड है उसका एक ही यूज होता है, ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये वर्ब के साथ साथ में क्या है एडजेक्टिव सेशन है, एडजेक्टिव है, ये वर्ब के साथ साथ में क्या है नाउन है। जैसे मैं बोलूं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोक, स्मोक वर्ब थी, स्मोक में हमने लगाया आईएनजी, क्या बन गया स्मोकिंग, धूम्रपान करना, वर्ब भी है नाउन का काम भी करिए क्योंकि एज ए सब्जेक्ट आ रहा है स्मोकिंग इज। और यदि हम यूज करें तो ही इज स्मोकिंग इन ए पार्क, ही इज स्मोकिंग इन ए पार्क, वह पार्क के अंदर स्मोकिंग कर रहा है, तो यहाँ पे स्मोक जो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, यानी वो क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ बात आप, जहाँ पे वो नाउन नहीं है यहाँ पे वर्ब का ही काम कर रही है बेसिकली, या एडजेक्टिव का काम कर सकती है साथ में, तो वहां पे वो है। अब जैसे इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं, जैसे अपने एक छोटा सा एग्जांपल है, मैंने लिखा स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, और एक अपने लिखे स्विमिंग बॉयज लुक
अट्रैक्टिव। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने जोड़ा है ing, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने क्या जोड़ा है ing। यहां पे जो स्विमिंग है वो किसका काम कर रहा है, यहां पे जो स्विमिंग बॉयज है ये है हमारे पास में सब्जेक्ट। लुक क्या है यहाँ पे, यहाँ पे इज वर्ब है। तो स्विमिंग वर्ड को देखो अकेले को, जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसका मतलब नाउन है ये। स्विमिंग तैरना, नाम बन गया ना किसी का, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ये तो हो गया हमारे पास में। जैसे कौन सा जेरेंड है, कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दोबारा से देखो, जेरेंड होता है, जेरेंड वर्ब प्लस नाउन होता है, ये वर्ब प्लस एडजेक्टिव होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है दोनों। अब अपने इसको देखें, यदि इस पार्ट में कौन से में है ये जेरेंड, ऊपर वाले में जेरेंड है, ऊपर वाले में ये नाउन का काम कर रहा है, यानी ये वर्बल नाउन है, वर्बल नाउन है, नाउन की जगह काम आ गया स्विमिंग। सेकंड वाले में ये है हमारे पास में वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव, इसी की विशेषता है। हेडवर्ड क्या है यहाँ पे, बॉयज, बॉयज की विशेषता है, कौन से लड़के, तैरते हुए लड़के, तो लड़के तैरते हुए ये है, इसलिए यहाँ पे ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉयज को। तो यहाँ पे क्या है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि जैसे हम इसमें पढ़ चुके हैं जो पार्टिसिपल है वो होता है वर्ब प्लस एडजेक्टिव, जेरेंड होता है वो होता है वर्ब प्लस नाउन। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का हम अक्सर यूज करते ही हैं, जहां भी हम कहते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, सभी परफेक्ट टेंस हैं, सभी जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस है उसमें हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, उसका सही नाम है पास्ट पार्टिसिपल। लास्ट में अपने एक चीज और करते हैं इसके अंदर कि जैसे हमें कोई भी वर्ब का चार्ट बनाना है, ये सभी को आना चाहिए लगभग। अब चार्ट बनाते हैं ना तो उसमें हमें पूरी फॉर्म पता होनी चाहिए। जैसे अपन यहाँ पे लिखते हैं, एक तो होता है हमारे पास में प्रेजेंट टेंस, ठीक है, एक होता है हमारे पास में पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। इसके बाद हम कुछ करते हैं, जैसे एक इसमें हम यूज करते हैं टर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक इसमें हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। मैं मेन वर्ब को लिख रहा हूं रेड से और हेल्पिंग वर्ब को लिख रहा हूं ब्लैक से, ठीक है। पूरी वर्ब आनी चाहिए, पूरे वर्ब का चार्ट हमें बनाना आना चाहिए। तो जैसे हमने इसके अंदर डिस्कस किया, सॉरी, नॉन फाइनाइट 3 है, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या होता है, बेस, अपन बोलते हैं ना बेस, बेस होता है किसी वर्ब का। अब ये बात उस चार्ट से ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगी, ये थ्योरी इतनी ना रहे दिमाग में तो भी। तो बेस है। अब अपने किसी भी वर्ब को लेते हैं, फॉर एग्जांपल मोस्ट कंप्लीट, सबसे कंप्लीट वर्ब इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब हमने ली बी, बी होगी फॉर्म। अब बी का प्रेजेंट टेंस क्या बनेगा, इज, आर एंड। का पास्ट टेंस क्या बनेगा हमारे पास में, वॉज एंड। अब इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे हैं, क्या बनेगा, क्या बनेगा, बीइंग। और पास्ट पार्टिसिपल बना रहे हैं तो बीन, क्या बन जाएगा। अब एक ही वर्ब है, इतनी फॉर्म हमें आनी चाहिए। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में पहली आ गई, दूसरी फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है वो है डू। अब डू के अंदर हम बात करें प्रेजेंट टेंस में डू एंड डज, पास्ट टेंस में क्या होता है ये डिड। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा ये
डूइंग। और पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, ये डन। इसी तरह से यदि हम बात करें हैव, तो बेस होता है हैव। ये बेस अलग है, ये डू बेस है, ये डू प्रेजेंट टेंस में। हैव का प्रेजेंट टेंस क्या होता है, हैज एंड हैव। पास्ट टेंस क्या होता है इसका, हैड। और इसमें यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना चाहें क्या बनेगा, ये हैविंग। ठीक है, और यदि इसको पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो हैड। वापिस हैड ही रहती है थर्ड फॉर्म भी। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को कहते हैं। पास्ट टेंस हम जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म को कहते हैं। प्रेजेंट टेंस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। अब ये तीनों जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हमने यूज की थी, अब देखो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हमारी कंप्लीट होगी यहाँ पे, है ना। तो टोटल कितनी होगी ये 11। अब यदि अपन मॉडल की बात करें, है ना, तो मॉडल की बात करें तो वो यहीं पे आ जाएगा। जैसे अपन प्रेजेंट टेंस कैन, वुड, मे, माइट, विल, शैल जो दोनों हैं का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड एंड शुड। के बाद में मस्ट, और टू। ये हो गए हमारे पास में सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल। और तीसरी मार्जिनल है। अब मार्जिनल फॉर्म जैसे हैं तीन हैं, एक नीड, डेयर, और थर्ड जो है यूज्ड टू। ये तीन होगी हमारे पास में मार्जिनल ऑक्सिलरी। अब टोटल 24 हो गई है हेल्पिंग वर्ब जैसे अपन बोलते हैं। और दूसरी वर्ब कोई लेना चाहे, मेन वर्ब जैसे लेना चाहें, तो मेन वर्ब कोई भी एक लेके कर लेते हैं। जैसे हमने लिया गो, गो, गो का प्रेजेंट टेंस क्या हुआ, गो को यहीं पे लिख लेते हैं। गो लिया, प्रेजेंट हो गया इसका गो एंड गोस। ये बेस है, प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट टेंस क्या हो गया, वेंट, पास्ट टेंस हो गया इसका वेंट। पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, गॉन, पास्ट पार्टिसिपल हो गया गॉन हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो गया, गोइंग हो गया। क्या होगी इसकी सारी फॉर्म। इस तरह से फॉर्म लिखनी आनी चाहिए सभी वर्ब की। और ये कंफ्यूज मत होना, तो ये वाली फॉर्म है, एक तो ये वाली बेस फॉर्म, और एक जो ये वाली फॉर्म है हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब का पार्ट है। ये किस में आती है, मेन वर्ब में आती है। अब बात समझ में आ गई। बीन जैसे अपन लगाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, तो वो मेन वर्ब का पार्ट होता है। एस्पेक्ट को शो करने के लिए नॉन फाइनाइट फॉर्म में होता है और उसको हम यूज करते हैं। तो हमने आज लगभग कंप्लीट वर्ब को एक चार्ट, फ्लो चार्ट के रूप में समझने की 24 हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। एक दिन का मे भी हो सकता है कल ऑफ रख दें क्लास, नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा टेंस टॉपिक से। ठीक है, बी प्रिपेयर, गेट रेडी। वर्ब को ज़्यादा से ज़्यादा आपने पढ़ना है।